नमस्कार, लेजेंड स्टॉक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ में है विदर्भ रीजन की एक जानी मानी शख्सियत, जिन्होंने जीरो से लेके बहुत बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा किया है। आज सिर्फ विदर्भ या फिर महाराष्ट्र लेवल पर नहीं तो भारत में भी और भारत के बाहर भी इनका साम्राज्य आज है। तो आइए मिलते हैं। हमारे साथ है श्री मोहनलाल जी बसंतवानी जी, फाउंडर ऑफ डायनाकुल प्रोडक्ट्स। तो सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप हमारे व्यूवर्स के लिए डायनाकुल प्रोडक्ट्स क्या है और अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। शंकर रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग नाम से हमारी कंपनी है, MIDC अमरावती में। हम लोग होटल किचन इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं। डायनाकुल हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। अच्छा, आपका प्लांट कहाँ पर है? MIDC अमरावती में है। 3 यूनिट है हमारे, तीनों आसपास में ही है, 5-5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हमारे साथ हमारी फैक्ट्री में मेरे 3 लड़के, एक लड़का प्रोडक्शन देखता है और दूसरा लड़का मार्केटिंग देखता है, तीसरा लड़का अकाउंटिंग और परचेज देखता है। हमारा मटेरियल अमरावती के सिवाय, महाराष्ट्र के सिवाय MP, छत्तीसगढ़, कुछ राजस्थान भी जाता है। अभी फिलहाल तो साउथ वगैरह में माल नहीं गया है, लेकिन वहाँ भी जल्दी जाने वाला है। अभी हम लोगों ने 2-3 बार US भी माल भेजा है, क्योंकि चाट काउंटर वगैरह है, गुपचुप काउंटर, ये विदेशों में इसका चलन बहुत ज्यादा है अभी इंडियन फूड का। या हमारे व्यूवर्स के लिए आप वो बताइए, बिजनेस की नींव कहाँ रखी गई, कब रखी गई और किस कंडीशन में रखी गई? तो आपकी जर्नी जो है वो कब चालू हुई? हमारी जर्नी तो चालू होकर ऐसे समझ लीजिए 85 में जर्नी शुरू हुई थी। 85 में मैंने 0 से स्टार्ट किया था। तब आप अकेले थे? उस समय मैं अकेला था, 3 बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे, और उस समय तो मैं सिर्फ साइकिल पर जा जाके लोगों के रिपेयरिंग के काम करता था 85 में। उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट अपना रहेगा। सिर्फ रिपेयरिंग के काम के भरोसे घर भी चलता था, खर्चे भी कम थे, सब छोटे पैमाने पे काम था। कुछ समय के बाद में धीरे धीरे प्रोडक्शन का सूझा। धीरे धीरे वहाँ पर जैसे छोटा सा शॉप था, 300-400 फीट का शॉप था, वहाँ पर छोटी छोटी मशीनें बनानी चालू किया था रेफ्रिजरेशन के 86-87 में। वो आप खुद बनाते थे? मैं खुद बनाता था, क्योंकि ज़्यादा लोग कोई थे नहीं। खुद ही आइडिया लगा के पहले वुडन बॉक्सेस से शुरू किया, फिर MS में बनाना चालू किया। इस तरह से मशीनें बनाना शुरू किया। इसका फैलाव तो बाद में बहुत लेट हुआ, लेकिन 92 के बाद में थोड़ा स्पीड से फिर काम शुरू किया था। अच्छा। तो तब तक आइडिया आ गई थी कि क्या करना है, लेकिन फिर भी ये किचन इक्विपमेंट जो आज हम बना रहे हैं, ये तो सोच से बहुत दूर था। उस समय सिर्फ रेफ्रिजरेशन के प्रोडक्ट चलते थे ज्यादा। वो क्या अड़चने थी, वो क्या हर्डल्स थे जिससे आप पार करते करते, किसका सहारा लेते लेते आप यहाँ तक आए? डेफिनेटली फैमिली तो होगी, साथ में आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे तब बच्चे थे, आज वो बड़े हो गए, तो उनका साथ भी आपको मिला ही होगा डेफिनेटली। बच्चे तो उस समय बहुत छोटे से थे, उनको इतना कुछ नहीं था, पढ़ाई में लगे हुए थे थोड़े से, बहुत ज़्यादा वो भी पढ़ नहीं पाए। मेरे ज़माने में मैं सिर्फ मैट्रिक तो पढ़ा था, लेकिन मेरी मैट्रिक की पढ़ाई मैंने जो किया था, डिस्टिंक्शन मुझे मिला था, फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। 3 सब्जेक्ट में मुझे उस समय डिस्टिंक्शन मिला था। क्या बात है? मैथ्स और गणित साइंस में। क्या बात है? और वही इंग्लिश, मैथ्स और गणित साइंस मेरे आगे बहुत काम में आई। बाकी तो 3 लड़के बहुत कम पढ़े थे, लेकिन फिर भी अभी उन्होंने उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से तीनों ने अपना अपना फैक्ट्री में संभाला हुआ। अच्छे अनुभव तो आप हमें सबको आते हैं। क्या ऐसे बुरे समय में आपका बिजनेस रन हो रहा था किसी जमाने में? 90 के आसपास तक थोड़ा मेरा जो भी था सेटल हो गया था, जो हमारे प्रोडक्ट थे, लेकिन 90 में ही कुछ अपने जो अनुभव थे, मेरे साथ में कुछ लोग ऐसे अच्छे नहीं मैं पकड़ूंगा, उस समय में सोबत अच्छी नहीं थी, जिनकी वजह से अपने से कुछ गलतियां हुई। 1-2 साल तो बहुत ज्यादा तकलीफ गई उस समय 91 में। उन लोगों की वजह से ही हमसे कुछ गलतियां हुई, मैं ये कहूंगा। और काफी लोग थे मेरे नजदीक जो कि जिनकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ काम में भी ध्यान नहीं दे पाता था। गलतियां होने की वजह के बाद में जब गलतियां मेरी सुधारा मैंने 91 में, तब तो मेरे पास में उनमें से कोई भी नहीं बचा था, क्योंकि उस समय जैसे मैं 0 से स्टार्ट किया था और 90 के आसपास 4 तक पहुंचा था, समझ लीजिए। बिल्कुल। 0 यानी 0, बिल्कुल। 4 यानी 4 लाख बिल्कुल मेरी जो थी। उस समय प्रॉपर्टी 4 लाख, लेकिन जब मैंने होश संभाला उसके बाद तो -9 था। बाप रे, जो कि 9 उस समय बहुत बड़ी समझी जाती है। बिल्कुल। 9 लाख रुपए इस आदमी को देना है, यानी अब ये जिंदगी भर के लिए गया। उस समय तो ऐसा समझ लीजिए कि कैरेक्टर भी खराब, वेल्थ भी नहीं, हेल्थ भी करीब करीब खराब।
लेकिन फिर 92 के बाद मुझे पता नहीं क्यों एक दो मेरे ऐसे कस्टमर थे जिनको कि मेरा हुनर बहुत पसंद था, हुनर यानी मेरे काम करने का, उनको मालूम था कि ये बहुत अच्छा मैकेनिक है और उन्होंने मेरे को थोड़ा साथ दिया। और उसके बाद 92 से मैंने ऐसा समझ लीजिए सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया, क्योंकि मेरे पीछे के जो भी थे नजदीक के सब लोग दूर हो गए थे। घरवाली का बहुत अच्छा साथ था, बच्चे छोटे थे, 2-3 लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया। सुबह 5:30 बजे से लेकर 2 घंटे डेली एक्सरसाइज करना, वॉक करना, रनिंग करना, 9 किलोमीटर उसमें मैं रनिंग करता था। और जैसे जैसे मेरी हेल्थ सुधरती गई, दिन अच्छे आते गए, हेल्थ सही है यानी सब ठीक है। उसके बाद 3-4 साल करीब करीब अकेले ही समझो काम किया मैंने, क्योंकि मेरे पास के जो भी काम करने वाले थे वो तो जा चुके थे। उस समय सिंधी कॉलोनी में मेरा एक छोटा सा था वर्कशॉप जैसा पकड़ो, वर्कशॉप में मैं खुद ही काम करता। और 94-95 से लेकर फिर लोग जमा होते गए, कारीगर आते गए और अच्छे अच्छे नए नए दोस्त जुड़ते गए। दोस्तों मेरे फिर जो थे वो मेरे जैसे टेक्निकल लाइन के थे, कुछ बाहर के ज़्यादा थे। उस समय मैंने बॉम्बे, नागपुर, वहाँ के थोड़े अच्छे दोस्त मिल गए जो कि मेरी लाइन के थे। उनकी वजह से फिर थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी मेरा बढ़ते गया और आगे फ्यूचर में क्या करना है वो सोचते गया। बहुत सारी अच्छी एग्जीबिशंस होती थी, एग्जीबिशनों में मैं जाता था तो वहाँ ये किचन इक्विपमेंट वगैरह देखने को मिलते थे। उस सब मैंने सोचा भी नहीं था कि हम लोग बनाएंगे और न कोई MIDC में जाने के बारे में प्लानिंग ही था। और ऐसा लग रहा था कि एग्जीबिशन देखने के बाद कि अपनी लाइन फूड इंडस्ट्री बहुत बढ़ती जाने वाली है और बढ़ती जा रही है, आज भी बढ़ रही है बहुत, जो कि अच्छी बात है। सर आपको एक सवाल पूछूंगा, आपका वो जमाना था जिस जमाने से आपने खुद ने ये सारी चीजें खड़ी की, आज की तारीख में अगर आप देखते हो तो आपको ऐसे कोई यंगस्टर्स इस बिजनेस में आते हुए दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा तो खास नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं? क्यों? क्या क्या रीजन क्या होगा सर? नॉलेज की कमी है और गड़बड़ बहुत करते हैं कुछ भी आगे बढ़ने के लिए। अच्छी तरह से स्टडी नहीं करते हैं कि ये बिजनेस कैसे करना है, स्टडी नहीं करने की वजह लोगों से को तो ये भी पता नहीं होगा कि ये बिजनेस भी है। हाँ सही बात है। हाँ, लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि यार ये भी Knowledge कोई नहीं बिजनेस हो सकता है। मैंने तो रेफ्रिजरेशन के लिए बहुत ज्यादा स्टडी करते रहा उस समय से भी। जैसे समय मिलता था एग्जीबिशनों में जाता था, उसके सिवाय टेक्निकल सेमिनार्स होते थे उसमें जाता था कंपनियों के। धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ाते गया, जितना नॉलेज बढ़ा उतना आदमी तरक्की करेगा। आपके पूरी जर्नी में आपने कभी फाइनेंशियल रिस्क कभी महसूस किए? फाइनेंशियल रिस्क, मैं अभी 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मेरे पास नहीं है 10 ही लाख, लेकिन वो पूरा लगा रहा हूँ, पता नहीं एक रात में जीरो भी हो सकता है। हमारी लाइन में जो है रेफ्रिजरेशन की मुझे मालूम है कि आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें रिस्क है नहीं। बिल्कुल। और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अच्छा है। अच्छा, अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत ही नहीं, रिस्क ही नहीं है कि भाई आप फेल होंगे। हाँ। नहीं होने वाला है वो। मैंने तो उस समय लोगों से यानी पैसे बाहर से ले लेकर ही काम चलाता था ना, तो ऐसा रिस्क टाइप नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। आज भी कुछ किसी प्रकार का रिस्क हम लोगों को लगता नहीं है। जितना भी हमने फैक्ट्री में आजकल एक्सपेंशन किया है, इतनी मशीनरी वगैरह ली है, डर नहीं लगता है। मालूम है कि काम बढ़ना ही है, आगे बढ़ना ही है, बढ़ ही रहा है। करेक्ट है सर। अभी आपने जो अपनी जर्नी बताई थी उसमें आपने बताया कि आप खुद होके पहले 90s के वो दौर था, वो आपने खुद होके इंजीनियरिंग का काम किया, चालू किया। वो नॉलेज आपको कहाँ से, किसको देख के आपने वो शुरुआत की थी? वो तो मेरे जो फादर थे वो पाकिस्तान से जब आए थे तो वो ऑयल इंजन के काम करते थे। ऑयल इंजन का काम करते करते उन्होंने इंडिया में, भारत में, मतलब वो कटनी में रहते थे उस समय, आए थे तो पाकिस्तान से आइसकंडी मशीनों के काम करते। तो उनसे मैंने जब 9th वगैरह तक था, मैं 9th में, तब से मैं आइसकंडी मशीनों के काम उनसे हाथ के नीचे रख के करता था। उस समय मैं बाहर जाना भी पहली बार जो चालू किया मैंने, मेरे ख्याल से 10th में जब मैं था, 50 रुपए रोज के हिसाब से 4 दिन में एक जगह काम करने के लिए गया था। वो मेरी पहली कमाई थी। बाप रे, 50 रुपए रोज। जिस समय रावेर काम करने गया था मैं, आइसकंडी मशीन का 4 दिन में 200 रुपए पिताजी के हाथ में लाके दिए थे। ये साल क्या होगा सर? ये 72 के आसपास होगा, 72, 73। आज के हमारे जो व्यूअर्स है उनकी तो पैदाइश भी नहीं होती होगी एक्चुअली। तो
बताइए सर, बताइए आगे उसके बाद बताइए। अभी मेरे तीनों लड़कों को तो मैंने मेरे हिसाब से सिखाया। बिल्कुल। तीनों लड़कों में से वो जो हर कोई अपना अपना रोल बरोबर कर रहा है। 3 मेरे जो ग्रैंडसन है, वो तीनों ग्रैंडसन भी अपनी अपने काम तीनों फैक्ट्री में बरोबर कर रहे हैं। वो भी एक लड़का जो है प्रोडक्शन देखता है, मतलब मेरा एक लड़का है, उसके हाथ के नीचे मेरा पोता हो गया, अभी ऐसे तीनों हो गए हैं। यानी इनको अब काम ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप सीखे हुए हैं। और अपने तीनों आप। जो मेरे ग्रैंडसन है, एक MBA हो गया, 2 इंजीनियरिंग किए हुए हैं। तीनों आगे चल के तो बहुत अच्छी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। डेफिनेटली वो तो करेंगे करेंगे। आज आपके बताने से पता चल रहा है कि आपकी 4 पीढ़ी इसी बिजनेस ये में काम मेरी कर रही है। मेरे जो ग्रैंडसन है, चौथा जनरेशन है। 4 जनरेशन से आपका ये बिजनेस चल रहा है। बराबर। ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। एक बिजनेस 4 जनरेशन रन कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी फैमिली के बारे में कुछ कहूँगा मैं। मेरे हिसाब से तो कोई भी अच्छा बिजनेस चलाने के लिए या इंडस्ट्री के लिए फैमिली का मिलजुल के रहना, फैमिली के सब लोगों ने फैमिली एक होना, वो बहुत ज़रूरी है। पूरी फैमिली का आपस में सहयोग रहे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट रहे। हमारे घर में तो सब वही है, तीनों लड़के तीनों पोते एक दूसरे की अच्छी तरह से सुनते हैं, बात मानते हैं। यही वजह है जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है। ऐसी क्या खासियत थी जो आपने अपनी पूरी फैमिली एकजुट में बांध के रखी हुई है? ये क्या चीज थी? मेरे निगाहों में तो मेरे ख्याल से जब हमारे बहुत बुरे दिन थे, उस समय मेरी फैमिली, तीनों बच्चों ने, वाइफ ने मेरा बहुत यानी अच्छी तरीके से साथ दिया। इसकी वजह से भी मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता है। उनकी कोई बात काटूंगा नहीं, उनको भी जो अच्छा लगे, ठीक है भाई, तुमको जैसा ठीक लगे। मैं मेरी कोई बात उनको बोल के रख दूंगा कि भाई ऐसा होना चाहिए। अब वो आगे चल के वो खुद ही उसी लाइन पर जाते हैं, करना चाहते हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी भी रिस्पेक्ट करेंगे। वो वाइस एंड वर्सा है, अगर आप करेंगे तो वो आपके करेंगे। हाँ। सही बात है। हमारे घर में हम लोग 14 मेंबर है, लेकिन इतने साल हो गए कभी किसी प्रकार का कोई किसी में भी क्लैशेस नहीं, कभी कोई ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करता, कभी कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी भगवान की नेमत है हम लोगों के ऊपर। सर, कभी फैमिली में बात करते करते या बिजनेस की बात करते करते प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर क्वालिटी क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी। अगर आपकी मशीनों की क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, तो प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट प्रॉफिट तो होना ही होना है। सही बात आपका प्रॉफिट और मार्जिन थोड़ा अच्छा रखो, लेकिन सर्विस अच्छी दो, मशीनें अच्छी बनाओ, तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट है। प्रॉफिट डेफिनेटली एक मार्जिन होगा, वो इंपॉर्टेंट, क्वालिटी और क्वांटिटी, इनमें से आप क्या चूज कर सकते हैं? तीनों में से आप क्या चूज करेंगे? क्वालिटी एग्जैक्टली, वही सर, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी के बारे में भी ऐसा है, हम हमारे खुद के ही कंपटीटर है, समझ लो। हाँ। अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे को प्राइस के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कस्टमर कुछ बार्गेनिंग करता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। न पैसे अटकने का डर है, न कुछ है, चीज अच्छी बना के दे रहा है, यानी आपका काम बराबर चलना ही है। सर, डिग्री इंपॉर्टेंट है या फिर नॉलेज इंपॉर्टेंट? मेरे हिसाब से तो नॉलेज बहुत जरूरी है। नॉलेज के साथ में मेहनत जरूरी है। अगर आदमी मेहनत अच्छी करता है, नॉलेज अच्छा अपना बढ़ाते जावे, अपने आप को जिस भी बिजनेस में कोई भी रहे, अपग्रेड करते रहना जरूरी है। जितना भी नॉलेज अपना बढ़ाओगे, उतना आपका काम और अच्छा होते जाएगा। सर, सक्सेस की व्याख्या, या फिर आप बोलेंगे हाँ यार ये बंदा जाके अब सक्सेसफुल है, वो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मेरे हिसाब से सक्सेस उसको कहेंगे, किसी का अपने ऊपर कर्जा नहीं होवे, आराम से अपनी ज़िंदगी चल रही है, घर पर हम अपने टाइम टेबल पर आ रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, घर में किसी प्रकार के कोई तकलीफें नहीं है, क्लैशेस नहीं है, घर में सब सुख है, वही सक्सेस है। लोगों को शायद आपके बिजनेस में कोई एक मिथ होगा या फिर एक गलत धारणा होगी कि यार इनके बिजनेस में ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसे आपको कभी कुछ लगा, किसी ने आपको आके सजेशन दिया कि भाई तू ये मत कर, तू वो कर, तू ये कर, ऐसे आपको सजेशन दिया? नहीं,
अगर कोई ऐसी किसी प्रकार की कोई बात हमको अगर सजेशन देना भी चाहेगा तो हम हमारे दिल पे हाथ रख के सोचेंगे कि सही है कि गलत है। सही है तो अपन उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमको अच्छा लगता है। हमारे बिजनेस के बारे में मैं किसी की तो सलाह लेना भी नहीं पसंद करता, ना हमारे घर के बारे में भी कोई बाहर का सलाह देवे तो हम लोग पसंद नहीं करते। शायद ये एक चीज है जो आपने थोड़ी देर पहले जो कहा था, फैमिली का जो बॉन्डिंग है वो क्यों है, वो इस वजह से है। रिस्पेक्ट तो है ही है। बाहर के लोगों का इंटरफियर घर में तो नहीं चाहिए, और नहीं फैक्ट्री में भी किसी का चाहिए। कोई सलाह देने वाले तो आएंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो, करना तो हमको हमारे हिसाब से ही है। क्या एक फैसला था लाइफ का जो बहुत कठिन था, वो आपने वो लिया था। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते वो क्या कठिन वो फैसला था? दौर ऐसा ही था, जैसे पहले हमारा जो कारोबार था छोटा सा ही था, और उस समय क्या था, मेरे कुछ बुरे दिनों की बातें लोगों के ध्यान में रहती थी, उसकी वजह से सोचते थे वो लोग, और टांग खींचने वाले थोड़े ज़्यादा थे उस एरिया में। और वो एरिया छोड़ देना और MIDC में प्लॉट लेना, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन मैंने लिया। डिसीजन तो लिया, लेकिन उसके लिए पैसे तो 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास। 9,11,000 रुपये में MIDC का प्लॉट लिया था। 11,000 रुपये भी बाहर से लेके दिए थे उसको एडवांस। वो बंदा भी ऐसा इतना अच्छा था कि उसने बोला पहले आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा लो, बाद में 9 लाख रुपए देना। तो वो एक डिसीजन थोड़ा टफ क्रिटिकल था। क्रिटिकल भी था, लेकिन डर नहीं था। अच्छा, डर नहीं था, क्योंकि मुझे वो एरिया में से निकलने में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो एरिया से निकले तो कुछ सालों के बाद में दिन पलट गए, क्योंकि एरिया ज़्यादा खेलने के लिए मिल गई। उसके बाद फिर घर हम लोगों ने ये एरिया में बनाए। ये एरिया में घर बनाने से नींद चुपकी आने लग गई, क्योंकि वो बहुत कंजेस्टेड एरिया थी। वहाँ हमारा पास्ट था, घड़ी घड़ी वो एरिया के लोग पास्ट याद दिला देते थे कि अरे आदमी, ये आदमी तो ऐसा था पहले। ये मुझे ये अखरता था वो। वो कहते थे कि तुम्हारे लड़के की शादी भी नहीं होगी। मैंने सोच के रखा था कि मेरे तीनों लड़कों की शादियां भी वही होने के बाद ही एरिया छोड़ूंगा मैं, और हमने वैसे ही किया। तीनों लड़कों की शादियां हो गई, बाद में हम लोग इधर शिफ्ट हुए, यहाँ बनाया। लोगों की बातें याद आती है, आज भी लगता है कि भाई अपन ने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया था। सर आप स्पिरिचुअल हो? शुरू से ही शंकर भगवान का मानने वाला हूँ, इसलिए मैंने मेरी कंपनी का नाम शंकर रेफ्रिजरेशन नाम से रखा था। तो उनको मैं मानता हूँ। फैक्ट्री में हमने मंदिर भी बनाया हुआ है शंकर जी का, बजरंगबली का भी बनाया हुआ है। आप करते हो थोड़ी फार पूजा पाठ आप करते हो? भगवान में आस्था रखना तो जरूरी है, क्योंकि थोड़ी हिम्मत उनसे भी मिल जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन था आपसे, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, कभी मुंबई, पुणे या फिर जाते हैं, वहां पे कहा जाता है कि तुम लोग कहाँ से हो? विदर्भ से। अच्छा, विदर्भ पिछड़ा हुआ है वैसे, तो क्या ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत साल पीछे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। किसने कहा आपसे विदर्भ पिछड़ा हुआ है? मैं तो इतनी सारी दुनिया में मैं इंडिया में कितना घूम चुका हूँ, मुंबई, दिल्ली वगैरह जाते रहता हूँ। मेरे बहुत बड़े बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त है मुंबई में, नागपुर में है। विदर्भ पिछड़ा हुआ बिल्कुल ही नहीं है। इस अपने अमरावती में देखो, हमारी इंडस्ट्री है, इतनी दूर दूर हमारा माल जाता है, और बहुत नाम है हमारा कंपनी का। इसके सिवाय और भी अमरावती की इंडस्ट्रियल एरिया में यादव ग्रुप की इंडस्ट्रीज आप देखिए, 9-10 उनके यूनिट है। उनका माल कितना, उनका तो माल विदेशों में भी जाता है, वो कितना नाम है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। विदर्भ तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है ही नहीं। सभी जगह तो लोग हमारे प्रोडक्ट की या उसके बारे में तारीफ ही करते हैं। विदर्भ मेरी निगाह में तो पिछड़ा हुआ नहीं है। इतनी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, फूड इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सब जगह। होटल्स देखिए, रेस्टोरेंट देखिए, अभी आपने अमरावती में एयरपोर्ट आ गया है, तो पिछड़ी हुई तो बिल्कुल नहीं है मेरे निगाह में। किसी ने मुझे आज तक ऐसा कुछ कहा नहीं है, गलत बात है ये। नहीं, लेकिन ये ऐसी बातें होती रहती है सर, कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहां बोलते हैं अच्छा तुम अमरावती से हो, अच्छा तुम विदर्भ से हो। यार वहां पर तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, वहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं। नहीं, तो ये चीजें जब हम सुनते तो वो कानों को खटकती है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा। गलत बात है। सर, अगर किसी यंगस्टर को या फिर ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स को अगर आज अमरावती या फिर विदर्भ रीजन में कहीं नई अपनी इंडस्ट्री शुरू करना है, एक स्टार्टअप चालू करना है, तो उसके लिए आप क्या मंत्रा बताओगे कि पहले तो यहाँ से शुरू करो? जिस किसी को भी मेरे ख्याल से इंडस्ट्री लगानी है,
कोई नवे काम में जाना है, सबसे पहले तो वो अपना खुद का बैकग्राउंड देखे कि उसका कौन सा लाइन है पहले से। अगर उसका वैसा बैकग्राउंड है या फिर वो कोई भी इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरीके से डीपली सर्वे करे कि भाई मुझे कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, उसके बारे में वो उसका मार्केट देखे कि मेरा माल रेडी होने के बाद कहाँ जाएगा, उसके लिए उसको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, उसके बाद में उसको लेबर्स के बारे में सोचना चाहिए कि लेबर मिलेगा कि नहीं। ये सब बातें सोचने के बाद ही उसने इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए। इंडस्ट्री लगाना MIDC वगैरह में, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री एक बार डेवलप हो गई तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री डालना, आप देखो इंडस्ट्री का अगर आप तोड़ेंगे, इन डस्ट ट्री यानी डस्ट में झाड़ लगाने वाली बात बहुत कठिन है, बिल्कुल नए आदमी के लिए कठिन है, लेकिन वो अच्छी तरह से सब सर्वे करेगा, उसके बाद में उसमें जाएगा। और इंडस्ट्री में कैसा है कि सबसे पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, पैसे लगाओ, रिटर्न उसका बहुत बाद में मिलता है। 3-4 साल तो कुछ उसको प्रॉफिट भी नहीं होता है। दुनिया भर की पहले तो तकलीफें उसको आती है, 3-4 साल तक तकलीफें आएंगी, डेवलप होगा वो, उसका जो भी प्रोडक्ट बनाएगा मार्केट में देगा, चलेगा नहीं चलेगा। अगर उसका नया प्रोडक्ट है तो लोग उधारी में मांगेंगे। ये बहुत सारी बातें उसने सर्वे करने को ना बाद में सोचना चाहिए। दुकानदारी एक आसान चीज़ है, दुकान कहीं भी लो, थोड़े पैसे लगाओ, माल भर दो, दुकानदारी चालू रहती है। सुबह दुकान खोलो, शाम को आपको उसका पैसा मिलना चालू होता। इंडस्ट्री में वैसा नहीं है, 2-4 साल तो उसको लगाने में लग जाते हैं। पहले प्लॉट लो, प्लॉट लेना है उसके लिए भी MIDC में चक्कर मारो, उसके बाद में बनाना है, बनाएगा, फिर मशीनरी लाएगा, लेबर पकड़ेगा, माल बुलाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। या तो जिसका भरपूर पैसा पहले है वो करे। तो सबसे पहले तो अच्छी तरह से सर्वे करना चाहिए, उसके बाद में सोचना चाहिए। बाकी एक बार अच्छी इंडस्ट्री आपने लगा लिया, काम तो हमारा बढ़ना ही है। रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। मैंने देखा है ओजोन लेयर के बारे में बहुत कुछ करना पड़ा है। शुरू में मैं जो पहले गैस यूज़ होती थी वो बैन हो गई, उसके बाद हमने नया गैस यूज़ करना चालू किया। उसके लिए हम लोगों को, हमारी कंपनी को ओजोन डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ग्रांट भी मिली है। ग्रांट से ज़्यादा नॉलेज उनके डिपार्टमेंट से मिला हुआ है, वो मेन है उनका नॉलेज। अभी इस प्रकार से और नया गैस अभी चालू हुआ है, हाइड्रोकार्बन गैस में हम लोगों ने काम किया है। हाइड्रोकार्बन की मशीनें बनाना भी शुरू किया है अभी हम लोगों ने। इसके सिवाय पॉलीयूरेथेन पफ जो पहले आता था वो भी चेंज हुआ, नया हम लोगों ने उसमें किया है। अभी और आगे चल के तो ओजोन लेयर के साथ साथ तो अभी ठीक है, ओजोन लेयर थोड़ा जो पहले डिस्ट्रॉय हो रहा था अभी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि गैस वगैरह पर इंडिया ने पहले से ही जल्दी कवर कर लिया है। अभी डिकार्बोनाइजेशन का जमाना आ रहा है। डिकार्बोनाइजेशन में ऐसा है, कार्बन कम से कम यूज़ होना, उसको बंद करना, कम करना, आगे चल के वो भी होने वाला है। 30 साल मेरे हिसाब से 2040 तक गवर्नमेंट ने उसका टारगेट दिया है कम करने के लिए। वो भी हम लोगों ने फैक्ट्री में कम करने के लिए किया हुआ है। देखा जाए तो हमने फैक्ट्री में एक गार्डन भी बनाया हुआ है जो कि ओजोन लेयर के लिए, ओजोन को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के हिसाब से किया हुआ है। उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन ज़्यादा देने वाले झाड़ लगाए हुए हैं। यानी 20,000 फीट का जो हमारा छोटा पहला इंडस्ट्री है, 22,000 फीट का बाजू में गार्डन किया हुआ है। वो भी एक मेन है, वो करना चाहिए। अभी हम लोगों ने फैक्ट्री में सोलर पैनल्स लगाए हैं, सोलर की वजह से भी कार्बनाइजेशन का फर्क पड़ता है। ये सब करना चाहिए कोई भी इंडस्ट्री वाला। सर, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में डायनाकूल ब्रांड जो है, तो वो आपसे बात करते हुए पता चला है कि क्या लेवल से आपने वो ग्रो किया है और किस किस सेक्टर का ध्यान रखते हुए आपने वो किया है। आई थिंक
व्यूवर्स के लिए हमारी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। सर थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया।